जफर इस्लाम साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, काम क्या किया इन्होंने कारनामे किए हैं, काम नहीं किया है। घोटाला किया है। जहां देखिए, जहां उनको पाठशाला बनाना था वहां मधुशाला बना दिया। आपने इनको कूड़ा कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। दिल्ली जो है देश का कैपिटल है, लेकिन हर जगह गंदी नालियां, गंदे टूटे फूटे सड़क और कूड़ा हर जगह। कूड़ा कैपिटल, इसको लोग कहने लगे दिल्ली इज ए कूड़ा कैपिटल। मतलब इस तरह का कूड़ा, इतना गंदगी है यहाँ कर दी है। और मैं जिस तरह की भाषा ये बार बार बोल रहे हैं हमारे पार्टी के लिए, हमारे इस तरह का, उससे समझ में आता है कि कौन ज्यादा सिविलिटी जिसमें है, विनम्रता है किसमें है और किसमें नहीं है, ये साफ दिख रहा है। हमने तो कोई भी ऐसे चुनाव में नहीं दिखी जफर इस्लाम साहब, उस पर तो बात ही मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करनी चाहिए। गाली गलौज हुई, बहुत कुछ हुआ, तो उस पर बात करके हम इस पर बात करें। देखिए, मैं तो इतना कर रहे थे, ये आरोप आप पर भी है। मतलब ये तो आप दोनों ने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला है, बात उसकी नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आरोप गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेट हिम स्पीक। गुंडों को टिकट दिया, गुंडागर्दी कराया, पुलिस का इस्तेमाल किया, आप जरा चुप रहिए का इस्तेमाल किया, लोगों को अपनी बारी आने पर। अरे भाई, आप जैसे करप्ट, मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ा सिविलिटी रखिए। माना कि आपके सिविलिटी की कमी है यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आंकड़ों के बारे में भी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे मेरे फेवर में होता है या नहीं फेवर में। जो लोग दिखा रहे हैं 24 सीटें हमारे लिए, उसको भी हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जो लोग 51 से 60 सीटें दिखा रहे हैं उनके लिए भी नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पार्टियां समझ में आपको आ जाती है। जिस तरह की बौखलाहट, खलबलाहट मुझे इस बार आप पार्टी में दिखा, और केजरीवाल जी जिस तरह से गलत बयान देने लगे, बयानबाजी करने लगे, उससे समझ में आता है वो बयानबाजी कब गलत करता है। जब मानसिक संतुलन खो देता है तभी उस तरह की बातें कहने लगता है। और इन्होंने पूरे तौर से मानसिक संतुलन खो दिया, इसलिए कि इस बार हारेंगे तो जिंदगी भर के लिए हारेंगे। मालूम क्यों? इन्होंने इतने लोगों को धोखा दिया है कि लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया है। अब ये जनता के सहारे थे। मैं मानता हूं इस बात को कि जनता ने इनको जिताया था, जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दी थी, लेकिन ये वही जनता आज समझ चुकी है कि ये सिर्फ वो पार्टी है जिसका मुखिया जो है लोगों को वर्गला सकता है और धुआं और धोखा दे सकता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता है। जो अपने बच्चों की कसम खाए और फिर विपरीत काम करे, उससे समझ में आता है कि उससे बड़ा झूठा आदमी नहीं हो सकता। जब वो अन्ना हजारे जैसे अच्छे इंसान के कंधे में बैठ के बोले कि हम नहीं, वह राजनीतिक मिशन कभी नहीं है, मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, और राजनीति में आए तो उससे समझ लीजिए कि ये आदमी पद के लिए अपनी जो उसकी चाहत है उसके लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के सीने पे भी चढ़ सकता है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, जिस तरह से उन्होंने नीतियां बनाई, हर जगह पे उन्होंने जो है एक शराब की दुकान खुलवा दी। वादे तो कुछ और किए थे कि हर जगह स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। करप्शन तो स्कूल की दीवारों को भी बनाने में करप्शन किया, और एक नहीं अनेक करप्शन। अगर पूरे तौर से और आपके मुताबिक ये भ्रष्टाचार के तमाम आरोप चिपके हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि जनता ने इस बार कमल का बटन दबाया, ये आप कह रहे हैं। मैं इस पर आपसे मैं इस पर जवाब लूंगी। जफर साहब, जल्दी मैं आपके पास आती हूँ। रुकिए सर, मैं आपके पास आती हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर, जरा सुन लेते हैं। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एग्जैक्ट पोल जो है वो एग्जिट पोल से बेहतर होगा। ऋतुराज जी, आपका रिएक्शन, फिर मैं आदेश का रुख करूंगी। आप अगर मनोज तिवारी जी का 2020 का भी रिएक्शन देखेंगे तो बोले थे 47 सीट भाजपा को आ रही है। मैं आती हूँ जफर साहब। और मैं तो चाहता हूं कि 2020 में भी एग्जिट पोल के बाद इन्होंने ऐसा ही रिएक्शन दिया था, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए, जो काम करता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, जो परीक्षा देता है, उसको पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर करके बताया है। और जफर इस्लाम साहब के मुंह से शिक्षा की बात और स्कूल की बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आज भी 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है और वहां के स्कूल टीना टप्पर के हैं।
इनके प्रधानमंत्री जी को जब फोटो खिंचाना था तो एक टेंट का स्कूल बनाए थे और वो भी एक्सपोज हो गए थे। तो 20 राज्यों में सरकार है, इतना ही बढ़िया काम किए होते तो उसका मॉडल बना करके उसके नाम पर वोट मांगते। बेतुकी बातों पे वोट मांगने की क्या जरूरत थी, गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत थी, शासन प्रशासन का मिसयूज करने की क्या जरूरत थी, पुलिस का मिसयूज करके झुग्गी वालों को डराने की क्या जरूरत थी, वोट खरीदने की क्या जरूरत थी, दारू पैसा बांटने की क्या जरूरत थी। इसीलिए आप लोग प्रवचन मत दिया करिए और करप्शन पे तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ऑन कैमरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पैसा लेते हुए रक्षा सौदा में पकड़ा गया, जो राष्ट्रवादी लोग थे। ऋतुराज जी ये बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी थी, ये मानेंगे आप? दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी थी, ये मानेंगे आप? एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूरे देश भर में चुन चुन कर भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लाने का काम किसी एक पार्टी ने किया है तो भाजपा ने किया है। नहीं, मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूँ ना, आप दिल्ली पर ही रहिए पहले तो। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी वो भी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी आपने बोला ना यहाँ वहां से भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल किया, ये आरोप आप लोगों पर भी लगे कि आपको कांग्रेस और बीजेपी से लाए हुए लोगों को टिकट देना पड़ा चुनाव में। एक सेकंड, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, आपको पता है दिल्ली में आधा राज्य है और आधी सरकार भाजपा की है। और अभी मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे था जिन्होंने सर्वे किया, आपको पता है दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा कोई निकल के आया तो वो था लॉ एंड ऑर्डर। महिलाएं सुरक्षा की मामला हो, एक्सटॉर्शन का मामला हो, सरेआम गोली चल रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, क्रिमिनल थ्रेट कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है। और मैं आपको बताऊं 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। और 10 साल 11 साल से इनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभलती नहीं है, डीडीए इनसे संभलता नहीं है। पीएम उदय योजना के नाम पर इन्होंने ढकोसला किया, कच्ची कॉलोनी वालों को झूठ बोला और कुछ नहीं दिया। और ये लोग बात करते हैं गवर्नेंस की, ये बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, जिनके उत्तर प्रदेश में सरकार है, टीना टप्पर के स्कूल है। नीति आयोग कहती है दिल्ली का स्कूल सबसे बढ़िया है और उत्तर प्रदेश का स्कूल सबसे आपने अपने उम्मीदवारों के टिकट काटे ना इस बार, और बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिया, जिसको लेकर सवाल पूछा जाने लगा कि अगर आपका काम इतना ही बेहतर था तो दूसरी पार्टी से पहले लोगों को ज्वाइन कराना और फिर अपने लोगों का टिकट काट कर उनको टिकट देना। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, कहाँ क्या समीकरण है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल मैटर है कि नहीं। मैं 10 साल से विधायक था किरारी का, है कि नहीं। मुझे पार्टी ने कुछ और काम दे दिया, मैं आंदोलन का सिपाही था। कई लोग चले गए भाजपा में, हम तो नहीं गए। हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी जो है सो क्या बोलते लालची नहीं होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। पार्टी की विचारधारा भी कोई चीज होती है और हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही थे और मरते दम तक रहेंगे। लेकिन सवाल यह है टिकट का, तो टिकट के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं और हर पार्टी उसको देखते हुए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसमें क्या है? ठीक है, अल्टीमेटली तो नेता हमारे अरविंद केजरीवाल है और भरोसा लोगों का अरविंद केजरीवाल जी पर है। अरविंद केजरीवाल जी इस रेल के इंजन है, वो जैसा चलेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, नेता से याद आया, अब जफर इस्लाम साहब, अब मुझे लगता है चूंकि आप पोल पे मुहर लगा रहे हैं तो आपको सीएम फेस अब तो बता देना चाहिए कौन होगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है ही नहीं इनके पास, बिना दूल्हे की बारात है। एक मिनट, जो कभी जिनसे पूछा उनको जवाब दे। हाँ। अरे भाई देखिए, इनकी इंजन जो है अकेले चलती रहेगी, पटरी से निकल जाएगी बाकी जो डब्बे हैं। और आप ऋतुराज जी कह रहे हैं थोड़ा दिन देखिए, जरा लाइन लग जाएगी, सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद लाइन लग जाएगी, इनकी खत्म हो जाएगी पार्टी। बहरहाल उनका जो होगा वो तो 8 तारीख के बाद खुद उनको दिखेगा, वो रह जाएंगे उनके साथ बढ़ते दरते सिपाही। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसलिए कि वही अरविंद केजरीवाल जी ही को छोड़ना पड़ेगा अपनी पार्टी, इसलिए कि पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं रहेगी। अब बात जो कहा आपने सवाल किया है कि कौन रहेगा हमारा मुख्यमंत्री, देखिए जीतने के बाद जो हर बार हुआ है, और आपने भारतीय जनता पार्टी का फैसला देखा है कि हमारी लीडरशिप और जो जीतने वाले जो जीतते हैं एमएलएज, उनकी कलेक्टिवली जो एक चॉइस होती है, कलेक्टिव चॉइस, और उस पर जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है मुहर लगाती है। तो ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं हर बार। उसके बाद से आप देखिए कई बार अचंभे भी हो जाते हैं लोग के, एक नया नाम उभर के आता है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो और किसी प्रदेश में हो, लेकिन एक नया नाम उभर के आता है। और ये नया नाम, इसी यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में कि एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है छत्तीसगढ़ में, जिसने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा वो मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं आपको बताता हूं कि भूपेंद्र जी ने जो कहा, जो
गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, कि उनको 2 बार समझने में लगा, वो पीछे बैठे थे कि उन्हीं का नाम कहा जा रहा है। ये सारे लोगों ने, सारे जो लंबी कहानी आप बता रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। जफर इस्लाम साहब, मेरे को तो लगा था आप पत्ते खोल देंगे, बता देंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। है ही नहीं इनके पास, खोलेंगे क्या? मैं ऐसा बता सकता हूँ, देखिए, अरे भाई हमारे यहाँ बेंच स्ट्रेंथ जितना है ना, आपके यहाँ है भी नहीं। आपके यहाँ तो एक आतिशी जी को बनाया जो ये कहने से भी मजबूर हो रही है कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। 27 साल से काफी बड़ा हमने तो शपथ ली है, लेकिन मैं हूँ नहीं। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। नहीं, हाँ, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर, मैं नहीं हूँ। ये शपथ लेने के बाद, शपथ लेके देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करने की शपथ ली जाती है। ये नहीं कि केजरीवाल जी की सेवा की जाती है कि हर बात पे कहेंगे नहीं, मैं नहीं केजरीवाल सीएम है, मैं तो सिर्फ उनको सीएम बनाने के लिए। ठीक है, मैं आप आदेश का रुख करूंगी, उससे पहले सुना देते हैं मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती क्या कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।